लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों के दो दो फॉर्मूला पढ़ाए गए थे। तो अगर आयत की बात करोगे तो आयत कैसा होता है? इस तरीके का आकृति को आयत कहते हैं। एक चतुर्भुज होता है जिसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो अगर परिमाप की बात करो, परिमाप के लिए सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बताया गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। ये फॉर्मूला परिमाप के लिए था, पेरीमीटर के लिए था। क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला था? क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, एरिया, और इसका फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दोगे, आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है। परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे और दो, वर्ग के बारे में अभी आपको दो फॉर्मूला पढ़ाया गया। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग भी एक तरीके का आयत ही होता है, एक ऐसा आयत जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है ना। एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। और अगर एक भुजा ए के बराबर है तो इसके परिमाप के लिए क्या कहते हो? सर चारों भुजा ए के बराबर हो जाएगी तो परिमाप 4a के बराबर हो जाएगा, मतलब भुजा में 4 से गुना कर देते हैं। क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्या करेगा? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, मतलब ए का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला 1, 2, 3 और 4, ये चार फॉर्मूले लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। ठीक है, दो वर्ग के लिए, दो आयत के लिए। उसके बाद अगर आपको याद हो तो समलंब चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल की भी बात की गई थी। तो परिमाप के लिए सीधे सीधे आपको बोला गया, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। समलंब चतुर्भुज का जब भी आपसे परिमाप पूछा जाए, चारों भुजा को आपको जोड़ देना है ना। अगर चारों भुजा दी गई है एबीसीडी, तो आप चारों को जोड़ दोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इस पे आधारित कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था, है ना। सर इस पे आधारित, हाँ बताइए। सर ये ए स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बना? अच्छा ए स्क्वायर, अच्छा माइक बंद कीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला ना, अच्छा, तो कोई भी आप वर्ग बनाओगे जिसकी एक भुजा ए के बराबर है, या मान लो इसे मैं भुजा ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप इसे भुजा लिख दो। तो आपको यह बताया गया था, कोई भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल पता करना हो तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग कर दोगे, है ना। भुजा का वर्ग कर दोगे, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, याद रखिएगा, है ना। तो ये क्षेत्रफल है, और भुजा को अगर ए लिख रहे हो तो एरिया का फॉर्मूला ए का वर्ग हो जाएगा, है ना। भुजा को ही ए लिखते हैं। या ऐसे भी देख सकते हो कि आयत में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो वर्ग क्या होता है? कि ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो हम लंबाई को भी ए लिखते हैं, चौड़ाई को भी ए लिख सकते हैं, और ए गुना ए होने पे ये ए का वर्ग दे देता है। ये सारी लास्ट क्लास की चीजें बताई गई थी। अब देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो आज क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता है एक आसान सा क्वेश्चन होगा, पोल सेक्शन में आंसर देना होगा। उसके बाद ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेगी। उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है 36, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है ना, क्षेत्रफल दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर, और आपसे परिमाप पूछा जा रहा है। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। और अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूं, चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाओगे अभी। पोल सेक्शन में आंसर देना है। अगर क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया 36 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो परिमाप कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, एक हिंट आपको दे दिया जाता है। परिमाप के लिए आपको करना क्या होता है? भुजा में 4 से गुना कर दोगे। क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल से पहले भुजा फाइंड आउट करो कि इस वर्ग का भुजा कितना होगा। जो भी भुजा आएगा उसको 4 से गुना करोगे, परिमाप आ जाएगा, है ना। बस इतना आसान सा है। क्षेत्रफल पता है तो पहले भुजा फाइंड करेंगे, फिर भुजा जब पता चल जाएगा तब परिमाप कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो दोनों फार्मूले एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है।
अच्छा, काफी कम आंसर आए अब तक, ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर एरिया 36 मीटर स्क्वायर है तो देखो भुजा कितना होगा किसी वर्ग का, भुजा अगर पता चल जाए तो परिमाप कैसे फाइंड आउट करें। 15 सेकंड और दिया जा रहा है, ठीक है, 15 सेकंड में इस पोल को मैं एंड करके डिस्कस करूंगा। 10 सेकंड और। 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड और रुक रहे हैं। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं आपका। चलिए अब समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो आप बोलोगे अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम भुजा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं ना, एरिया होता है, एरिया के लिए ए रिप्रेजेंट करते हैं ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी वर्ग के लिए? भुजा का स्क्वायर। और अगर किसी वर्ग का भुजा ए के बराबर है तो हम क्या कहेंगे? ए का वर्ग, है ना, ए का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है सीधे सीधे। अब ए का स्क्वायर का ही मान कितना दे रखा है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला या ए स्क्वायर होता है और इसी का मान 36 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है ना, 36 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। अब यहां से आप ए कैसे कैलकुलेट करोगे? भुजा का मान आप बोलोगे √36, है ना, √36, क्योंकि अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर का मान 100 के बराबर है तो एक्स का मान कितना होता है? वर्गमूल 100 के बराबर, है ना। ये सारी चीज कई बार बताई जा चुकी है। ए का मान √36 होगा। अब 36 को क्या लिखोगे? सीधे सीधे आपको पता है ये 6 × 6 होता है ना। और यहां से ए का मान हमारा आ गया 6 मीटर, है ना, 6 मीटर के बराबर आ गया। तो ये भुजा कितनी आ गई? ए का मान 6 मीटर आ गया। मतलब जो भी हमारे पास वर्ग रहा होगा उसकी एक भुजा 6 मीटर के बराबर है। अब एक भुजा 6 मीटर के बराबर है तो सभी भुजाएं 6 मीटर के बराबर हो जाएगी, है ना, सभी भुजा 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसका परिमाप यानी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे? परिमाप के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है 4 × भुजा, 4 × ए, है ना, 4 × ए कर दिया, इसका मतलब 4 × भुजा कर दिया, है ना। भुजा का मान भर दो, तो यहां से आप भरोगे तो 4 × 6 यानी 24 मीटर हमारा सही आंसर आएगा, है ना। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो क्या किया? क्षेत्रफल से पहले भुजा निकाला, है ना, पहले भुजा फाइंड आउट किया। जब भुजा पता चल गया तो पेरीमीटर निकल गया। समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। ये सारी बातें क्लियर है तो वाई लिखिए, है ना। तो कोई भी वर्ग में अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो आप परिमाप कैलकुलेट कर सकते हो, परिमाप दिया गया है तो क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो। पहले भुजा निकालोगे फिर आगे बढ़ोगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसा कि अभी बता रहा था कि लास्ट क्लास में ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नहीं कर पाए थे तो एक बार जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लिया जाता है ना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो आकृति आपको दिख रहा है अभी, इसे ही हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। होता क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक युग्म, एक पेयर आमने सामने की जो भुजाएं होती है उसको समांतर होती है ना। उसके बाद अगर मैं समांतर भुजाओं को इस तरीके से लिखो, ए बी सी डी चारों ही भुजा है, ए बी सी डी। अब समांतर भुजाएं कौन सी है? ए और सी, है ना, ए और सी समांतर भुजाएं। तो इसके क्षेत्रफल के लिए, इसके एरिया के लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको। समांतर भुजाओं का योग, जो भी भुजाएं समांतर होती है उनको जोड़ देते हैं, समांतर भुजाओं के योग बटा 2, है ना, ये चीज करना था। समांतर भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे, गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आपको क्या करना होता है? ये जो भुजाएं दिख रही है सी और ए, इनके बीच की दूरी के लिए हम एक लंब डाल देते हैं और इसी लंब को आप एच कहते हो, ऊंचाई कह सकते हो या एच कहो, है ना। तो इस एच से गुना कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया यही क्या है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में ही बताया गया था आपको। समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे और उनके बीच की दूरी। तो इसको, इस फॉर्मूला को आप इस तरीके से पढ़ते हो, समांतर भुजाओं के योग बटा 2
गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, उनके बीच की दूरी अगर पता होगी तो सीधे सीधे आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है सभी का? ये बताइए, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था इसलिए अभी बस आपको याद दिलाया जा रहा है। इस पे क्वेश्चन अब करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दी गई है ना, और अंश और उनके बीच की दूरी भी दे दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म, कहने का यह मतलब हुआ कि जो भी समांतर भुजाएं हैं उनका मान 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। सीधे सीधे अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में सभी के मान डाल दो, आंसर तैयार है, आंसर आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस कहने का यह मतलब हुआ कि अगर समांतर समलंब चतुर्भुज आप बना रहे हो तो जो भी पैरेलल साइड्स आपको दिखते हैं, जो समांतर भुजाएं दिखती है, उन्हीं का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। उनके बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को आप ऊंचाई भी कहते हो, यानी ऊंचाई का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, अगर कोई फॉर्मूला में डाउट भी रह गया था तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बताया गया था। अगर हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ट्रेपेजियम, जरूरी नहीं है कि आप समलंब चतुर्भुज बना के ही सोल्व करो, बस आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है ना। तो इसकी जो समांतर भुजाएं है उसका मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा है उसे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, जो छोटी भुजा है उसे मैं 8 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, है ना। तो समांतर भुजा का मान 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिख दिया गया, क्योंकि यही दो भुजा मुझे समांतर दिख रही थी। इनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी कहने का मतलब हुआ ये जो ऊंचाई है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई भी कहते हैं, यह भी लास्ट क्लास में बताया गया था। तो ये एच का मान कितना दे रखा है? एच का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मान लो जो समांतर भुजाएं हैं उसे हम ए और सी लिख दे रहे हैं, या ए और बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी लिखो, ए सी लिखो, एक्स वाई लिखो, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे लिखा हुआ था इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब देखो, इसके क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए आप क्या करोगे? समांतर भुजाओं को जोड़ोगे, ए और सी को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे और उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई से गुना करोगे। सभी के मान रखो। ए का मान आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, बी का मान आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, 2 से भाग दे दोगे और ऊंचाई यानी उनके बीच की दूरी, तो यही हमारा है 9 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी गई। अब इनको सोल्व करोगे तो मिलेगा 18/2 गुना 9। आगे बढ़ो तो यहां से सोल्व करोगे तो मिलेगा 9 इंटू 9, है ना, 9 इंटू 9, और आंसर आ जाएगा 81। इकाई क्या डालोगे? तो सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है, ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो सेंटीमीटर का वर्ग कर दोगे, 81 सेंटीमीटर वर्ग आपका सही आंसर होगा, है ना। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, काफी आसान सा क्वेश्चन था। सीधे सीधे अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, काफी आसान सा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओम जी राय के नाम से जो बच्चे, अपना माइक ऑन कीजिए। अगर कोई भी डाउट है
तो जल्दी से माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, सर दोबारा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। पहले बताइए यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? अपना माइक ऑन रखिए, पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला आपको याद है? नो सर। ये फॉर्म आपने लास्ट क्लास किया था या नहीं? यस सर, किया था। लास्ट क्लास में यही बताया गया ना। माइक अपना ऑन रखिएगा, जो भी पूछा जा रहा है वही आंसर कीजिएगा। ये समलंब चतुर्भुज होता है। यस सर। इसमें जो समांतर भुजाएं होती है ना, उसे हम ए और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए और बी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ए सी लिखो, ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो समांतर भुजाएं क्या हो गई, ए और सी। ठीक है, अब फॉर्मूला सीधे सीधे यही कहता है कि जब भी आपको इसका एरिया पूछा जाए तो समांतर भुजाओं को जोड़ दोगे, ए और सी को जोड़ दिया और दो से भाग दे देना है, ठीक है, इतना करोगे। यस उसके सर। बाद एच से गुना करोगे। अब बोलोगे एच क्या है सर? तो ये जो भी समांतर भुजाएं हैं ना, ए और सी, ये जो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी है, और इनके बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, एक लंब डाल दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? जी सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं को लिख दिया, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसी वाले फॉर्मूला को यूज करो, सभी के मान भर दो। ठीक है, तो इन सभी के मान को मैं जल्दी से अगर भर दूं तो आपको क्या दिखेगा, ए का मान आपको दिख रहा है ना 10 सेंटीमीटर, सी का मान आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, दो से भाग दे दिया। और ऊंचाई, एच का मान क्या है, ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, तो सारी चीज तो क्वेश्चन में ही दे रखी है। अब इसको सोल्व कर दो, 18/2 गुना 9, इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 × 9, आंसर आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में देखो, क्षेत्रफल दे दिया गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एडी और बीसी जो दो समांतर भुजाएं हैं, उनका भी मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं के बीच की लंबवत दूरी यानी ऊंचाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्राई कीजिएगा, अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे क्षेत्रफल ही पूछा जाए। क्षेत्रफल दे दिया गया, समांतर भुजा दे दी गई, तो उनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कहने का क्या मतलब हुआ, ऊंचाई का मान, एच का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या होगा आंसर आपका। क्षेत्रफल अगर दे रखा है, अच्छा यहाँ एक चीज और, क्वेश्चन में ये दिया गया नहीं है, ये तो दिख रहा है कि आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। बस ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, ट्रेपेजियम है, वर्ग है, आयत है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के खुद डिसाइड करना होगा कि ये जो आकृति है ये कैसा है ना। तो ये खुद आपको ही डिसाइड करना है कि आकृति कैसी है, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। सॉरी, एरिया तो दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, यानी हाइट का मान पूछा जा रहा है। तो पहले सोल्व करना है, समय दिया जा रहा है आपको, सोल्व कीजिए। और हाँ, कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने सोल्व किया, ना ही ऑप्शन ए, ना ही बी, सी या डी, आपको लगता है ये चारों विकल्प गलत लिखे गए हैं, आपका आंसर इनसे अलावा कुछ, इनसे अलग कुछ आ रहा है, तो क्या करना है, जैसे ही चैट ओपन होता है आपका, हर पोल के बाद चैट ओपन होता है, चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया कीजिए। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि इनके अलावा कुछ आंसर आता है आपका, तो चैट सेक्शन में लिख देना है।
ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला, कुछ नया फॉर्मूला नहीं आएगा। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नया फॉर्मूला नहीं होगा। उसी फॉर्मूला में जो जो मान दे रखे हैं उनका मान डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, अब आप चैट में आंसर लिख सकते हैं अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो ये दिया नहीं गया है कि आकृति कैसी है, बस दी गई आकृति लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि एबीसीडी जो है एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि एडी भुजा है ना, एडी और बीसी, ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो एक युग्म, एक जोड़ा भुजा जो है आमने सामने की समांतर है, इसलिए एक समांतर सॉरी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। आमने सामने की एक युग्म, दो भुजाएं समांतर है तो ये ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता चला कि एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इस भुजा को मैं ए लिख रहा हूं, इस वाले को मैं सी लिख रहा हूं, तो आप बोलोगे सर समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, ए और सी को जोड़ देते हैं, दो से भाग दे देते हो और उनके बीच की दूरी यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कहो या दूरी कहो या ऊंचाई कहो, इससे गुना कर देते हैं। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? सीधे सीधे बस फॉर्मूला लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। इतना क्लियर है? ये बताइए, क्लियर है तो वाई लिखिए, सीधे सीधे फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब इसका ही मान, ये जो फॉर्मूला लिखा क्षेत्रफल के लिए लिखा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं ना इसी का मान हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है ना, इसी का मान 40 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला का मान 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्वेश्चन पेपर में ही दिया गया है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब सभी के मान रखो, जो जो भी चीज आपको पता है। ए का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, एक समांतर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। सी का मान आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। ऊंचाई का मान, एच का मान नहीं पता, वही तो बताना है हमें, तो एच के लिए हम एच ही लिख दिए, है ना। और ये 40 सेंटीमीटर के बराबर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब आगे सोल्व करो तो आपको मिलेगा 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10/2 गुना एच बराबर 10। अब आगे सोल्व करोगे तो 10 को काटोगे 2 से तो आपको मिलेगा 5, यानी 5h का मान 40 के बराबर है ना, ये 40 है, ये 40 के बराबर। यहां से h का मान कितना आएगा? h का मान आपको मिलेगा 40/5 यानी 8। तो हम 8 सेंटीमीटर कहेंगे। ये जो ऊंचाई है, लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है h, जिसे ऊंचाई भी कहते हैं, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है? समझ में आया तो वाई लिखिएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा क्षेत्रफल ही पूछा जाए, ऊंचाई भी पूछा जा सकता है ना। ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, समांतर भुजा के बीच की दूरी भी पूछा जा सकता है, शीर्षलंब भी लिख के पूछा जा सकता है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है, आंसर हमारा ऑप्शन सी है, तो आगे हमें क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल। देखो, जटिल आकृति क्या होता है? जटिल कुछ नहीं होता, जटिल का मतलब होता है, ऐसे लिटरल मीनिंग देखोगे तो जटिल का मतलब होता है उलझा हुआ कोई चीज, लेकिन मैथ्स में कुछ उलझा हुआ नहीं रहेगा, काफी आसान है। तो जटिल आकृति समझ पढ़ने के पहले कुछ सरल आकृति के बारे में समझो। सरल आकृति का क्या मतलब होता है? सरल मतलब सिंपल फिगर। अगर हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता है या नहीं? हाँ या ना? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता है? तो बोलोगे त्रिभुज एक सरल आकृति है। वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो इसे हम कहेंगे यह एक सरल आकृति है। आयत, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे आपको पता है कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, तो इसे कहेंगे यह एक सरल आकृति है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ये क्या है? ये पंचभुज है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या किसी को?
पंचभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या? तो पंचभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसे हम जटिल आकृति कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जटिल आकृति। और भी कई तरीके से आप बना सकते हो। मान लो अगर मैं इस तरीके की कोई आकृति बना दिया, इस तरीके की आकृति बना दो, तो ये जो आकृति आपको दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे? जटिल आकृति, क्योंकि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ भी आपको नहीं पता है ना। कोई फॉर्मूला अगर नहीं पता तो सीधे सीधे से हम जटिल आकृति कहेंगे। अच्छा, जटिल आकृति बनता कैसे है? तो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से ही मिलकर बनती है। तो कुछ सरल आकृति से मिलकर ही जटिल आकृति बनेगी। जैसे अगर हम एक पंचभुज बनाने की कोशिश करें, ये देखो, ये क्या है? एक पंचभुज है ना, यह पंचभुज है। अगर ये बना कैसे? अगर मैं इसे एक लाइन बना दूं यहां से, अब ये आपको दो भागों में दिख रहा होगा। एक त्रिभुज दिख रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे एक आयत दिख रहा है ना। ये एक आयत दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जटिल आकृति है, इस वाले को आप जटिल आकृति कहोगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है ना। लेकिन आपको दिख रहा है कि यह एक त्रिभुज और एक आयत से मिलकर बना हुआ है। त्रिभुज एक सरल आकृति है, आयत एक सरल आकृति है। तो कुछ दो या दो से अधिक सरल आकृति से मिलकर ही एक जटिल आकृति बनता है ना। अब इन दोनों को अगर मान लिया आपसे कभी पूछा जाता है कि इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल बताइए, आप क्या करोगे? पहले इस त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करोगे, है ना। फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालोगे। इस क्षेत्रफल को आपने A1 कहा, इसके क्षेत्रफल को आपने A2 कहा, और क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना। तो अगर टोटल एरिया आपसे कभी पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? दोनों ही के एरिया कैलकुलेट करोगे और दोनों ही को बारी बारी कैलकुलेट करके जोड़ दोगे। इतना क्लियर है सभी को? तो कभी भी आपसे एक जटिल आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए तो सरल आकृतियों में तोड़ोगे। सरल आकृतियों में तोड़ने के बाद सभी भागों के क्षेत्रफल निकालोगे एक एक करके। फिर टोटल एरिया क्या होगा? सभी भागों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे। ठीक है, जैसा कि अभी चित्र में भी आपको दिख रहा है। अगर हमसे ये पेंटागन है ना, इस पेंटागन की क्षेत्रफल पूछी जाए तो आप क्या करोगे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, दोनों ही को जोड़ दोगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इसी तरीके से करें, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप इस जटिल आकृति को तीन भागों में बांट दिए, है ना। तो पहला भाग आपको दिख रहा है, यह एक त्रिभुज है ना, इसे आपने A1 कहा, इस वाले को आपने A2 कहा, और ये हमें A3 दिख रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहला A1 वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, फिर A2 का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, फिर A3 का कैलकुलेट किया, और टोटल एरिया जो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर होगा। मतलब तीनों ही के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इतना क्लियर है? अगर इस वाले की देखो, ऐसा क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये जो भी आकृति दी गई है इसका क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे? दो लाइन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एक लाइन ऐसा, एक लाइन कुछ ऐसा। अब हमें क्या दिख रहा है? ये जो पूरा, अच्छा किसी का एक कम आइकॉन है, पूनम, चलिए हाँ। तो ये बता रहा था कि अगर इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? दो लाइन इस तरीके से बनाया। अब आपको ये आकृति तीन भागों में बटा हुआ दिख रहा होगा, एक आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत, मतलब तीन आयत में बट गया। तो ये पूरी आकृति तीन भागों में बट गई है ना। पहला आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत। अब तीनों ही आयत का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई लगा के, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई करोगे, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इस वाले के भी लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है ना। अब इसे मान लो आपने A1 कहा, इस वाले को आपने A2 कहा, और इसके क्षेत्रफल को आपने A3 कहा। तो टोटल एरिया कितना आएगा? इस आकृति का टोटल एरिया क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया कि एक जटिल आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसे सरल आकृतियों में तोड़ देंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिएगा। उसके बाद सभी भागों का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे और सभी को जोड़ दोगे। ठीक है, चलिए
तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पंचभुज या एक आकृति दिखाई गई है, इसमें कुछ कुछ मान आपको दे रखे हैं, आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, बीच में एक लंबवत रेखा बनाई गई है, उसका मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है इस आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले तो बोलोगे यह एक पंचभुज है सर इस... सी। अच्छा ठीक है, जो भी आंसर आने वाला है, माइक नहीं ऑन करना था आपको। ठीक है, आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए। हाँ बताइए राधा कि पहले तो आप ये बोलोगे कि सर इसका सीधे सीधे कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता। यह एक पंचभुज है, पंचभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कभी भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, यह एक जटिल आकृति है, तो इसे छोटे छोटे भागों में ब्रेक करो, सभी भागों के क्षेत्रफल अलग अलग कैलकुलेट करो, फिर सभी भागों के एरिया को आप जोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सर मेरा अलग आ रहा है आंसर। अच्छा, ए बी सी डी से अलग आ रहा है ना? ठीक है, आ सकता है कि अलग आए। तो जैसे ही आपका चैट ऑन किया जाएगा गौतम, चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन चारों से भी अलग कुछ आंसर आ सकता है तो कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन ट्राई सभी को करना है और पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। अच्छा, कुछ आंसर आ गए हैं, और अच्छी बात है कि सभी के आंसर अब तक... अच्छा हाँ, करण कुमार से जो भी हो, आपका माइक ऑन है। सर पोल सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन आपके फोन में नहीं आ रहा क्या? ठीक है, अगर पोल सेक्शन नहीं आता ना तो चैट में आंसर कर दिया करो। ठीक है, अच्छा पोल के बारे में पता तो है ना आपको कैसे आता है? नीचे देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज का एक ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर वहां पर वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आएगा, वहां पर क्लिक कीजिए, फिर आंसर कीजिए। ठीक है, ओके सर। अच्छा अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। 10 सेकंड और रुकते हैं। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, जिनके भी पोल नहीं आ रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि इनके अलावा कुछ और आंसर होने वाला है, तो अब आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अब आप चैट में आंसर लिख सकते हो, उसके बाद आप देखो किस तरीके से इसको सोल्व करना है। चलिए, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए, अच्छा गौतम आपका आंसर है 42। ठीक है, तो एक आंसर ये भी ऑप्शन बना लेते हैं कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसके लिए इस आकृति को मैं फिर से एक नए पेज पे बना लिया। अब देखो, अगर मैं इसमें सीधे सीधे बोलोगे सर इसका कोई फार्मूला तो मुझे नहीं पता, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, अब आपको ये जो आकृति है, ये आकृति दो भागों में दिखेगी बटते हुए। पहला भाग आपको दिख रहा है एक त्रिभुज, है ना? पहला भाग आपको दिख रहा है एक त्रिभुज, दूसरा भाग एक आयत, है ना? तो नीचे वाला जो भाग दिख रहा है हमें, एक आयत दिख रही है। तो ये जो आकृति है दो भागों में बट गया। पहला भाग त्रिभुज, जिसके क्षेत्रफल को हम A1 कह रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल को हम A2 कहेंगे। तो A1 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, A2 आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, आयत का कैलकुलेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस इतना ही काम करना है। अब चलिए बात करते हैं आयत की। सबसे पहले तो ये वाली भुजा दिख रही है 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो मुझे ये पता है कि ये आयत का जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो लंबाई है
आयत का लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये लंबाई को मैं लिख सकता हूँ 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब अगर ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है तो आप यह भी कह सकते हो ना कि यह भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इतना क्लियर है? यानी त्रिभुज का जो आधार है ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो त्रिभुज का जो आधार है, ये जो पूरी दूरी है, यह भी हमारी 6 सेंटीमीटर के बराबर है। इतना क्लियर है सभी को? त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। इतना क्लियर है तो बताइए, इतना समझ में आया या नहीं जो जितनी बातें अब तक बताई गई है? इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आधार और ऊंचाई। तो आधार तो आपको पता चल गया, लेकिन इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो ये वाले को हम कहेंगे त्रिभुज का ऊंचाई। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसे ही क्या कहेंगे? त्रिभुज का ऊंचाई। मतलब ये वाली दूरी, ये हमारी ऊंचाई हो गई जिसे हम h लिख रहे हैं। ठीक है, अब ऊंचाई कैसे फाइंड आउट करोगे? अब ध्यान से देखो, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। आप कहोगे सर ये पूरी दूरी जो है, ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर मैं इस तरीके से लाइन बना दिया तो इतनी दूरी आप कह रहे हो ना, इतना 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, आयत है, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर है, इतना हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इतना दूरी कितना होगा? ये 3 सेंटीमीटर होगा ना। अगर ये हमारा पूरा 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो हम कह सकते हैं इतनी जो होगी यहां से लेके यहां तक, ये जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? त्रिभुज का ऊंचाई 3 सेंटीमीटर कैसे निकाला? इतना क्लियर है नहीं? हाँ या ना? फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो वही पूछ लीजिए। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखो, अब हम A1 यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल, हाँ वीर सिंह के नाम से जो बच्चे हो आप बताइएगा क्या डाउट है? माइक ऑन करके जल्दी से पूछ लीजिए। सर ये कैसे आया था देखो आंसर? अगर, अच्छा 3 सेंटीमीटर कैसे आया है ना, यही डाउट हो सकता है आपको। 3 सेंटीमीटर ऐसे आया कि ये पूरी दूरी देखो यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये सीधे सीधे दी गई है। इतनी दूरी आप कह रहे हो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये 5 है ना, ये आयत है, ये 5 सेंटीमीटर, सभी की सभी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। तो सीधे आप बोलो ये पूरा ऊपर से नीचे तक 8 सेंटीमीटर है, इतना 5 सेंटीमीटर है, तो 8 में से 5 घटा दोगे ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? ये 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। काफी आसान है। क्लियर है? अब देखो A1 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे तो A1 का मान आएगा हाफ गुना बेस गुना हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से करोगे 1/2। आधार आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर। इसको आपने सोल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आप कैलकुलेट करोगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इस आयत का लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है, चौड़ाई आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 6 गुना 5 किया तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर पूरे इस चित्र की क्षेत्रफल को मैं अगर A लिखूं तो A का मान कितना आएगा? A1 प्लस A2, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को, सॉरी आयत का क्षेत्रफल को जोड़ दोगे, है ना? अच्छा फिर से दोबारा समझा दिया जाएगा, पहले एक बार समझ लीजिए, है ना? A1 प्लस A2, A1 का मान आपको 9 दिख रहा है, A2 का मान आपको 30 दिख रहा है, तो यहां से आप जोड़ोगे तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जिनको समझ में आया पहले वाई लिखिए, जिनका कोई डाउट है वो एन या डी लिख दीजिएगा। पहले ये बोलिए, जिनको समझ में आया वाई लिखिए, जिनका डाउट है वो ही पूछ लीजिए। ऐसे सभी लोग वाई लिख रहे हैं, किन्हीं का डाउट नहीं है क्या? अगर डाउट है तो जल्दी से लिख दीजिए ना, जल्दी से लिख दीजिए अगर कोई डाउट है तो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सभी को समझ में आ गया कि 39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? A1 प्लस A2, पहले वाले क्षेत्रफल A1 को जोड़ दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल को A1 कहा गया, आयत के क्षेत्रफल को A2 कहा गया। A1 आपको कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अभी तो उतने देर से पूछा जा रहा था ना। चलिए, चलो एक बार जल्दी से समझ लो, ठीक है। सर जी एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझा दे रहे, लेकिन उतने देर से आपसे पूछा जा रहा था, आप नहीं टाइप कर रहे थे। अब आगे बढ़ गया तो फिर आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं जल्दी से। तो क्लास में एक्टिव रहना है, जैसे ही पूछो जल्दी से आपको बताना है। देखो, इसी फिगर में समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कहोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को मैं A1 लिख रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर मान लो मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, है ना, पहले आयत के क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी A2, A1 ये हुआ, A2 ये हुआ। तो A2 की अगर बात करोगे आयत के क्षेत्रफल के लिए, तो आप क्या करोगे, लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 6 और 5 को गुना करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। A2 का मान आ गया, तो A2 का मान आपको आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। बोलोगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सर हमें आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, ना ही आधार दिख रहा है ना ही ऊंचाई दिख रहा है। तो आधार तो मैं बता दूंगा, काफी आसान है, ये हमें 6 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत का आधार, सॉरी, त्रिभुज का जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऊंचाई, ये वाला मान कितना होगा, तो इसी में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसमें जब भी आप कंफ्यूज हो तो इस तरीके से देख लो, आप यहां से ऐसे बना दिए, ये पूरा जो मान दे रखा है, ये जो काले कलर का लाइन मैंने बनाया, इस पूरे का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। देखो, ये फिगर में ही आप देखो तो साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा जो दूरी है इतना 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इस तरीके से बना दूं, ये दूरी, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, इसके बराबर है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से इतना कितना होगा, ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा ना, 5 नीचे हुआ 3 ऊपर होगा, तभी तो टोटल 8 होगा, है ना। 5 और 3 को जोड़कर 8 हो रहा है। तो ऊपर वाला जो ऊंचाई है त्रिभुज का, वही 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से आप बोलोगे 1/2, आधार का मान हमें 6 दिखा, ये वाला 6, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर अभी आपने निकाला, है ना। इसको जोड़ोगे, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल के लिए अगर क्या करोगे, इन दोनों को, त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे और आपको मिलेगा 30 + 9 यानी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियर है रवि? अब समझ में आ गया ना रवि? अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको एक आकृति दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। एक आकृति दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो कुछ कुछ भुजाएं के मान दे रखिए, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जहां जहां भी एक डैश करके काटा हुआ है भुजा को, वो सभी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जहां पर 2 लाइन डाला हुआ है, वो सभी 2 सेंटीमीटर के बराबर है ना। मतलब आप देख सकते हो, ये सभी भुजाएं, है ना, यहाँ पर 2 लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन है, तो ये सभी सभी 2 सेंटीमीटर है। तो ये जितनी भुजाएं हैं 2-2 सेंटीमीटर की है। ये सभी, जिसे मैं ब्लू कलर से काट, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर की है। तो ये चारों 1-1 सेंटीमीटर की है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल को अगर हम A कहें, है ना, टोटल एरिया अगर A है, तो A का मान क्या होगा? तो पहले ट्राई करना है, बिल्कुल आपके पास समय है। इसको सोल्व करने में आपको समय लगेगा, आराम से सोल्व कीजिए।
अब बोलोगे सर इसका सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं, जो भी आकृति है इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसे हम जटिल आकृति कहेंगे। जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हो, कुछ लाइंस ड्रॉ करोगे, इसे छोटे छोटे भागों में बांटोगे, है ना। सभी का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ 2 आंसर आए हैं अब तक, ठीक है, अब तक सिर्फ 2 आंसर आए। अब आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, चलिए ठीक है। देखिए इस दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 15 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से सोल्व करना है अब, फिर इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। दस सेकंड और, 10 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है, टोटल ए का मान हमें पता करना है। तो इसके लिए हम इस आकृति को एक नए पेज पे बना लेते हैं, है ना। यही आकृति दी गई थी। अब इसमें हमें पता है ये सारी भुजाएं, देखो जहां जहां पर मैं लाल कलर से बना रहा हूं उन सभी के मान 1 सेंटीमीटर है। ये सभी भुजाएं, है ना, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि सभी पे एक एक लाइन दिया गया है ना। ये सभी सभी 1 1 सेंटीमीटर की। अब देखो जिसे मैं ग्रीन कलर का बना देता हूँ या ब्लैक कलर का बना देता हूँ, तो ये सभी भुजाएं जो खड़ी रेखाएं दिख रही है जिसपे 2 2 लाइन खींचा गया है, तो ये सभी के सभी क्या है, 2 2 सेंटीमीटर की है, सभी आपस में बराबर है, इसलिए सभी पे 2 2 लाइन खींचा गया है, ठीक है। चलिए, अब इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे भागों में बांटोगे। तो 2 लाइन में कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब आपको ये जो आकृति है 3 भागों में बटी हुई दिख रही होगी। पहला भाग ये छोटा सा आयत, दूसरा भाग एक बड़ा सा आयत, बीच वाला आयत, और एक तीसरा भाग नीचे में एक आयत। 3 आयत सभी को दिख रहे हैं, ऊपर में एक आयत है, फिर बीच में भी एक आयत है, बीच में भी एक रेक्टेंगल है, नीचे में भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो आयत है ना, सभी को नाम दे दो, है ना, इनके क्षेत्रफलों को नाम दे दो। मान लो ऊपर वाला आयत का क्षेत्रफल आप A1 कह रहे हो, इसके क्षेत्रफल को हमने A1 कहेंगे, इसे हम A2 कहेंगे, है ना, इस वाले के भाग के क्षेत्रफल को A2 कहेंगे, और इस वाले भाग को क्षेत्रफल को A3 कहेंगे। तो आप क्या कहोगे, टोटल जो क्षेत्रफल होगा सर, एरिया, वो A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर होगा। तीनों ही के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब A1 A2 और A3 को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अगर आप A1 को सोल्व करोगे तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत A1 का मान कितना होगा, आप बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना, चौड़ाई आपको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 4 गुना 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जहां पर डाउट होगा वहीं पर आप टाइप कर दीजिएगा डाउट, है ना, डी या एम कुछ भी टाइप कर दीजिएगा। जब भी पढ़ा रहा हूं जहां पर डाउट होगा उसी वक्त टाइप कर दीजिएगा। तो A1 का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बीच वाले आयत का A2 का मान, है ना। तो A2 का मान कितना होगा,
A2 के लिए आप कहोगे सर इसका भी क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा A2 का। अब इसमें लंबाई हमें नहीं दिख रही है, इस आयत का चौड़ाई तो दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितना होगा कोई बता सकता है क्या? ये जो बीच वाला आयत है इसका लंबाई कितना होगा? चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, लंबाई सर कितना होगा? 6 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये वाला हमें दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमें दिख रहा है 4 सेंटीमीटर के बराबर, इतना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है 1 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, ये 1 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया, क्योंकि ये दोनों बराबर आपको पहले ही बताया गया। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया, मतलब आयत की जो लंबाई होगी, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये क्लियर है। तो ये पूरी 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गई, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर आ गई, बीच वाले आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना? चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो यहां से आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीच वाला जो आयत है जिसे हम A2 कह रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब बात करते हैं A3 की, है ना, बात करो A3 की। तो A3 जो आपको नीचे की तरफ आयत दिख रहा है, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा। अब लंबाई कितना है? लंबाई साफ दिख रहा है 4 सेंटीमीटर के बराबर, यहां से आपने 4 लिखा। चौड़ाई कितना है? तो ये आपको पता है सभी 2 सेंटीमीटर के ही बराबर है, ऊपर में 2 सेंटीमीटर है और नीचे में भी वो 2 सेंटीमीटर के ही बराबर है, तो ये 2 के बराबर है, और यहां से आप कहोगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब यहां से तो अगर अपने ये तीनों फॉर्म निकाल लिए, A1 A2 A3, तो टोटल जो क्षेत्रफल को अगर आप A कह रहे हो तो टोटल एरिया क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, सभी के मान भर दो। तो A1 का मान आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 का मान आपको दिख रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A3 यानी नीचे वाले आयत का मान दिख रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? सभी को जोड़ोगे 8, 30 और 8 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा जो एरिया हुआ इस चित्र का वो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इस पेज की जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और घर पे क्लास के बाद इसी क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन को देखे हुए खुद से ट्राई करना है। खुद से अगर सॉल्व कर लोगे, अभी के लिए तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया ना, अभी क्लास के बाद खुद से सॉल्व करना है। जब खुद से सॉल्व हो जाए तभी आप सीख पाओगे, बिना कुछ देखे हुए खुद से सॉल्व करना है, तभी आप सीख पाओगे। ये समझ में आया? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये समझ में आया सभी को? जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? समझ में आया? चलिए, तो अभी के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी पोल सेक्शन नहीं आएगा, आपको आंसर चैट सेक्शन में ही लिखना है। देखो मैं एक चित्र बना रहा हूं, पहले बताओगे इस चित्र का सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता है क्या? इसके क्षेत्रफल के लिए कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? चलिए, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इस आकृति का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कुछ कुछ मान आपको दिए गए, है ना। ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो मान है ये दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो मान दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मान है इतना, इतना का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये अगर मैं कह दूं
10 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा 10 सेंटीमीटर है। और यहां से मैं कह रहा हूं इसको मिलाने के बाद ये दूरी भी आपको दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ट्राई कीजिएगा, ट्राई करना है, चैट सेक्शन में आंसर देना है। चैट में ही आंसर देना है अभी के लिए। देखिए इस टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, इस आकृति का टोटल एरिया क्या होगा। जो भी आप आंसर दोगे मैं यहां पर लिखते जाऊंगा। ट्राई कीजिए और बताइए। आंसर चैट सेक्शन में ही देना है, इसके बाद होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक किसी के आंसर नहीं आए, जल्दी से सोल्व कीजिए। देखो इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए, है ना, छोटे छोटे भागों में लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए अब मैं सोल्व करूं। चलिए अब देखिए, ठीक है, चलो अब सभी लोग अपने स्क्रीन को देखो, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन कुछ यहां से बनाओगे, है ना, एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको 3 भाग में आप बांट सकते हो। पहला एक त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप A1 लिख सकते हो। ये जो बीच में आयत दिख रहा है इसके क्षेत्रफल को आप A2 लिख सकते हो। और फिर से यहाँ पर एक आयत दिख रहा है A3 दिख रहा है। इसे हम वर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि देखो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर के बराबर दिख रही है, तो अलग अलग है, तो हम इसे A3 कह रहे हैं और ये हमारा आयत है ना। चलिए A1 का मान कितना होगा, आप बोलोगे A1 एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो 1/2 लिखा। आधार कितना है, तो ये वाला मान कितना होगा, आप बताओ इतना कितना होगा। आप बोलोगे सर पूरा बार 20 है ना। यहां से देखो ये पूरा 20 आपको दिख रहा है ना, ये पूरा 20 के बराबर है। इतना 12 है, ये पूरा 12 है, तो ये हमारा 8 के बराबर होगा ना, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहां से बोलोगे बेस हमारा 8 हो गया। ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4, ऊंचाई तो सीधे सीधे दे रखा है, त्रिभुज का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है। तो आप बोलोगे इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये सीधे सीधे 2 से काटोगे और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, A1 का मान। अब आप A2 कैलकुलेट करो, बीच वाले आयत का क्षेत्रफल। तो ये बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है, तो लंबाई पूरा हमें दिख रहा है ये पूरा 20 सेंटीमीटर के बराबर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर दिया गया था। चौड़ाई क्या होगा, ये चौड़ाई कितना होगा, बोलोगे इतना पूरा 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा देखो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज में इतना भाग 4 सेंटीमीटर का दिया गया है ना, ये 4 सेंटीमीटर है इतना, तो इतना कितना बचेगा, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर बचेगा, है ना, ये 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो लंबाई कितना दिखा था हमें 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उल्टा हो गया ना, 20 गुना 6, तो यहां से आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, A2 120 सेंटीमीटर आया ना, 20 गुना 6, 60 कैसे आ रहा है, 20 गुना 6, 20 हो गया हमारा लंबाई, 6 हो गया हमारा चौड़ाई, है ना। टोटल 10 था, 10 में 4 घटा दिया तो 6 बचा चौड़ाई, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A3 का मान कितना होगा, ये जो वर्ग यहाँ पे जो आयत दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 6 गुना 4, लंबाई आपको दिख रही है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब तीनों ही को जोड़ दो, टोटल एरिया जो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर आएगा, तो आएगा 16
प्लस 120 प्लस 24, और इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? देखो पहले 24 और 16 को जोड़ दो, 24 और 16 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा ना, 40 मिलेगा। 40 में 120 को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बच्चे रोशनी, आपका आंसर बिल्कुल सही था, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को कि टोटल एरिया जो आएगा इस आकृति का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो छोटे छोटे भागों में खुद ट्राई करो कि आप कैसे लाइन ड्रॉ करोगे कि आपका आंसर सही आ जाए। चलिए तो अभी होमवर्क देख लेते हैं कि आज का आपका होमवर्क क्या है। तो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करना है, और ये एक्सरसाइज 9.1 अभी के लिए नहीं करना है, तो ये लास्ट नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आपको ट्राई करना है।